ऑल इंडिया फायर टैरिफ 2001, ऑल इंडिया मोटर इंश्योरेंस टैरिफ और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस टैरिफ, इन सभी टैरिफ को IRDAI ने 1 अप्रैल 2024 से डी नोटिफाई कर दिया है। डी नोटिफिकेशन के क्या मायने हैं? इन टैरिफ के अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो गाइडलाइंस मेंशन की जाती हैं जिनके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं, कवरेजेस के बारे में बताती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करेगी, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन इन टैरिफ के अंदर ही लिखा रहता है। तो अब इंश्योरेंस कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज किसके हिसाब से डिजाइन करेंगी? अब उन्हें रेफर करना होगा IRDA इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशंस 2024 को, जिसके अंदर पॉलिसीज की गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज काम कैसे करेंगी, इसके लिए IRDAI हर सेगमेंट की इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग से मास्टर सर्कुलर जारी कर रहा है, जिसमें उनका काम करने का तरीका भी डिफाइन किया गया है और पॉलिसी होल्डर्स के क्या राइट्स हैं वो सब भी बताए गए हैं। 11 जून 2024 को IRDAI ने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी होती हैं? जो डील करती हैं मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस या फायर एंड बर्गलरी इंश्योरेंस, ये सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के ही प्रोडक्ट हैं। तो इन सभी कंपनीज को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है। इसी साल 29 मई 2024 को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को भी एक ऐसा ही मास्टर सर्कुलर जारी किया गया था, जिसका वीडियो आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं। इन मास्टर सर्कुलर्स की खास बात क्या है? इनके अंदर जो भी गाइडलाइंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कवरेजेस हैं, वो बहुत क्लैरिटी के साथ डिफाइन की गई हैं ताकि पॉलिसी होल्डर्स भी उसे समझ सकें और इंश्योरेंस कंपनीज भी उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकें। तो ये मास्टर सर्कुलर्स पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को बहुत एफिशिएंटली और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं, तो आपको इस मास्टर सर्कुलर में बताई गई गाइडलाइंस का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, टर्म्स एंड कंडीशंस का पता होना बहुत जरूरी है। या मैं ये कहूं, अगर आप फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनीज की किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहते हैं तो इनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको IRDAI द्वारा जारी किया गया मास्टर सर्कुलर, जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को एड्रेस करता है, उसका एक एक पॉइंट बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप इन पॉइंट्स को समझकर जब भी जरूरत पड़े इसे इस्तेमाल कर पाएं। और खास बात यह है, आप इंश्योरेंस इंपैक्ट परिवार का हिस्सा हैं, तो इन सभी बातों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस मास्टर सर्कुलर के स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी की, यानी कि ये मास्टर सर्कुलर कहां-कहां लागू होगा और कैसे ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की जाएंगी, इंप्लीमेंट की जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट है कि 11 जून 2024 को जब ये मास्टर सर्कुलर रिलीज हुआ, ये उसी दिन से इमीडिएट इफेक्ट के साथ एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी इंश्योरेंस कंपनीज को इन टर्म्स एंड कंडीशंस का उसी दिन से पालन करना होगा। इसी में दूसरा पॉइंट बताया गया है कि इस मास्टर सर्कुलर के आने के बाद जो पहले छोटे-छोटे सर्कुलर्स में अलग-अलग गाइडलाइंस बताई गई थी, उन्हें ना माना जाए और इस मास्टर सर्कुलर को ही एक बेस माना जाए किसी भी रेफरेंस के लिए, जिसके अंदर सभी मेन गाइडलाइंस और टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई हैं। ये जो मास्टर सर्कुलर है, ये सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के काम करने के तरीके पर फोकस करता है और ये सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल भी है। और फाइनली इस जनरल इंश्योरेंस के मास्टर सर्कुलर की कोई भी कंडीशन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनी या बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब दोस्तों, जो इस मास्टर सर्कुलर के अंदर 15 गाइडलाइंस बताई गई हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, जिसकी हेडिंग दी गई है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर रिटेल पॉलिसी होल्डर्स। यहां पर ये शब्द जो है रिटेल पॉलिसी होल्डर, ये पूरे वीडियो में बार बार रिपीट होगा, तो एक बार इस वर्ड रिटेल पॉलिसी होल्डर को समझ लेते हैं। रिटेल का मतलब क्या है? अगर मैं अपने खुद के लिए इंडिविजुअली कोई भी पॉलिसी लेता हूं, अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस खरीद रहा हूं, अपने घर के लिए होम इंश्योरेंस ले रहा हूं, अपने बिजनेस प्रीमाइसेस या बिल्डिंग के लिए कोई इंश्योरेंस खरीद रहा हूं, जो कि इंडिविजुअली पर्सनली मेरे इस्तेमाल का है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी का एक रिटेल पॉलिसी होल्डर हूं। तो रिटेल पॉलिसी होल्डर जहां पर भी शब्द इस्तेमाल हो, तो इसको इस डेफिनेशन से आप समझें। पहली जो गाइडलाइन है, उसे बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज को इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स, पॉलिसीज और एड-ऑन्स को डिजाइन करना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा कवरेज अपने पॉलिसी होल्डर्स को दे सके, चाहे वो पॉलिसी होल्डर की कोई प्रॉपर्टी है, लाइन ऑफ बिजनेस है, कोई एसेट है, कोई रिस्क है, हर तरीके की कवरेज इंश्योरेंस कंपनीज को देने की कोशिश करनी चाहिए। अब कवरेज देने के लिए चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, यानी अकेला इंसान अपने लिए पॉलिसी खरीद रहा है, या फार्मर्स यानी किसान हैं, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कोई स्टार्टअप्स हैं, इनको कवर करने के लिए फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनी ड्राफ्ट करती हैं या अंडरराइट करती हैं, उनकी लैंग्वेज यानी भाषा समझने में बिल्कुल आसान होनी चाहिए। पॉलिसी होल्डर्स को ये आसानी से समझ आ जाए कि पॉलिसी के अंदर क्या कवरेज है
और कहां तक का उनका नुकसान कवर किया जाएगा, ताकि जो पैसा वो भर रहे हैं इस पॉलिसी के बदले उसका अच्छे से इस्तेमाल वो कर पाए किसी भी नुकसान होने के बाद। टाइमिंग के लिए भी IRDA ने गाइडलाइंस दी है इंश्योरेंस कंपनीज को कि जरूरत के मुताबिक जैसी भी पॉलिसी होल्डर की जरूरत है उसके मुताबिक 1 साल से कम की पॉलिसीज भी वो दे सकते हैं, पूरे 1 साल के लिए भी पॉलिसी दे सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी 1, 2, 3, 4 साल के लिए भी इंश्योरेंस कंपनीज इशू कर सकती हैं। यानी पॉलिसी होल्डर के इस्तेमाल और जरूरत के हिसाब से जो टाइम फ्रेम है पॉलिसी का वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और फाइनली IRDA ये कहता है कि ज्योग्राफिकल और रीजनल नीड्स के हिसाब से भी पॉलिसीज और प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करना बिल्कुल आसान हो। यानी अगर कोई इंसान जम्मू कश्मीर में रहता है और उसको जो पॉलिसी चाहिए, और कोई साउथ में केरला या कर्नाटका की साइड रहता है उसको जो पॉलिसी चाहिए, इन दोनों पॉलिसीज में और रिस्क कवरेज में काफी डिफरेंस हो सकते हैं। तो रीजनल बेसिस पर जो चेंजेस होते हैं पॉलिसी कवरेज में उनको भी कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शंस इंश्योरेंस कंपनी को देने चाहिए। और फाइनली जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को यह कहा गया है कि उनके प्रोडक्ट काफी इनोवेटिव हो, काफी अप टू डेट हो, काफी मॉडर्न प्रोडक्ट्स वो लेके आए, इस बात पर भी उन्हें खास ध्यान देना चाहिए। सेकंड गाइडलाइन दोस्तों जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को दी गई है वो है एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को लेकर। यानी जब कोई भी पॉलिसी होल्डर पहली बार पॉलिसी खरीदता है उसके बाद पॉलिसी की सर्विसिंग है, पॉलिसी में कोई चेंजेस हैं, क्लेम सेटलमेंट है, कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल है, हर काम एंड टू एंड टेक बेस्ड होना चाहिए। यानी किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े, ना ही उनको कहीं आना जाना फिजिकली अपीयर होना पड़े। मोबाइल ऐप से या इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से ही वो सारी सर्विसेज ले पाएं, ताकि जो इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है किसी भी पॉलिसी होल्डर का वो बेहतर बनाया जा सके। यानी इंश्योरेंस कंपनीज को फोकस करना है कि एंड टू एंड वो टेक बेस्ड सॉल्यूशन अपने पॉलिसी होल्डर्स को दें। यानी पॉलिसी खरीदने से लेकर पॉलिसी के आखिरी इस्तेमाल तक सभी चीजें टेक बेस्ड हों, ताकि वो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस और भी बेहतर बना सकें। तीसरी गाइडलाइन दोस्तों ये कहती है कि जो पुराने टैरिफ हैं जिन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया है उनके अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनीज को अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी होल्डर पुराने टैरिफ के बेसिस पर जो प्लान्स अवेलेबल हैं उन्हें लेना चाहे और इंश्योरेंस कंपनी उन्हें देने से अब मना कर दे, तो ऐसा भी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग जनरल इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो भी उन्हें कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रखने होंगे। फोर्थ गाइडलाइन है दोस्तों कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को हर सेगमेंट में एक बेस प्रोडक्ट रखना होगा। ये बेस प्रोडक्ट क्या होगा? ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर जो भी जरूरी कवरेज है किसी भी रिस्क को कवर करने के लिए वो इस स्टैंडर्ड बेस प्लान के अंदर होनी चाहिए। और ये बेस प्लान हर इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड हो, वेबसाइट पर दिखना चाहिए, ताकि कोई भी पॉलिसी होल्डर जो ये पॉलिसी खरीदने आ रहा है उसको ये पता चले कि जो बेस प्लान है, स्टैंडर्ड प्लान है, उसके अंदर क्या कवरेजेस हैं। और इसके अलावा जो हायर वेरिएंट्स कंपनी आपको ऑफर कर रही है, जो इसके और बाकी वेरिएंट्स कंपनी ऑफर कर रही है जिसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, उसमें और बेस वेरिएंट के अंदर क्या फर्क है, ताकि बिना वजह वो महंगे वाले या ऊपर वाले वेरिएंट्स ना खरीदें। बेस वेरिएंट में अगर किसी का काम चल जाता है, रिस्क कवर हो जाता है, तो वो बेस प्लान के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। हर सेगमेंट में एक बेस इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है और वो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर भी लिस्टेड जरूर हो। पांचवी गाइडलाइन है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी हुई। काफी सारे क्लेम के केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं। तो IRDA ने कहा है कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के टाइम पर पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगी, इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगी। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए है जो रिस्क की कवरेज से जुड़ा हुआ है, वो आप पॉलिसी को अंडरराइट करते टाइम ही लेंगे। जिस टाइम आप पॉलिसी इशू कर रहे हैं उसी टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट लेना होगा। किसी भी क्लेम के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी मांग सकती है वो डायरेक्टली उस नुकसान से जुड़े हुए होने चाहिए जिसके लिए क्लेम फाइल किया गया है। जैसे कि अगर आप कोई मोटर इंश्योरेंस का क्लेम फाइल करते हैं तो उस टाइम ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस है, RC है गाड़ी की, या इसके अलावा FIR है, कोई मेडिको लीगल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं जो डायरेक्टली इसी नुकसान से, इसी क्लेम से रिलेटेड हैं। पास्ट कोई डॉक्यूमेंट्स या ऐसे इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो इस क्लेम से रिलेटेड नहीं है उन्हें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के टाइम नहीं मांग सकती। अगर उनको चाहिए हैं तो वो पॉलिसी को अंडरराइट करते टाइम, पॉलिसी इशू करते टाइम ही इंश्योर्ड पर्सन से ले सकते हैं। छठी गाइडलाइन है रिटेल जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। कौन से रिटेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? कार इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, ट्रेवल इंश्योरेंस है। इस तरह की जो रिटेल पॉलिसीज हैं जो पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई भी खरीदता है, उनके अंदर कुछ डिटेल्स का मेंशन करना हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए जरूरी है। वो क्या क्या चीजें हैं जो इन पॉलिसीज के अंदर मेंशन होनी चाहिए? सबसे पहला है स्कोप ऑफ कवरेज, यानी ये पॉलिसी कौन कौन से नुकसान कवर करेगी, ये हर पॉलिसी में लिखा होना चाहिए। दूसरा
एक्सक्लूजन्स एंड लिमिटेशंस, यानी अगर कोई नुकसान ऐसा है जो ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी तो वो भी इस पॉलिसी वर्डिंग्स में लिखा होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई लिमिटेशंस हैं, कोई लिमिट्स हैं किसी कवरेज के ऊपर, वो भी स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए। तीसरा है वारंटीज एंड कंडीशन, यानी अगर कोई स्पेशल कंडीशंस अप्लाइड है किसी रिस्क कवरेज के ऊपर, वो भी क्लियरली पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। फोर्थ है साल्वेज। साल्वेज क्या होता है? जो डैमेज्ड पार्ट है, जो डैमेज के बाद बचा हुआ पार्ट है, उसकी वैल्यू जो कि क्लेम अमाउंट से एडजस्ट की जाती है। तो साल्वेज की सेटलमेंट कैसे होगी, क्या तरीका होगा, क्या परसेंटेज चार्ज की जाएगी, किस पार्ट्स के ऊपर की जाएगी, तो साल्वेज को भी क्लियरली डिफाइन किया जाए हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसके साथ साथ डिडक्शंस और एक्सेस, यानी कुछ ऐसा अमाउंट है जो पॉलिसी होल्डर को पे करना है हर क्लेम के साथ, या कोई एक्सेस है, कंपलसरी एक्सेस है या वॉलंटरी एक्सेस है, ये सब चार्जेस भी पॉलिसी इशू करते टाइम पॉलिसी के अंदर मेंशन होना जरूरी है, ताकि जो पॉलिसी होल्डर है उसको ये क्लैरिटी हो कि क्लेम के टाइम पर क्या क्या कवरेज उन्हें मिलने वाली है और क्या क्या चार्जेस उन्हें पे करने पड़ सकते हैं। और फाइनल पॉइंट है बेसिस ऑफ सेटलमेंट, यानी अगर कोई नुकसान हो जाता है तो किस आधार पर इस क्लेम का सेटलमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई बिल्डिंग है जिसका इंश्योरेंस मैंने करवाया और उस बिल्डिंग में कोई नुकसान हो जाता है जिसके लिए मैंने इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी ये क्लेम कैसे सेटल कर सकती है? पहला ऑप्शन हो सकता है इंडेमनिटी का, यानी जितना नुकसान हुआ है उतना पैसा आप ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन है रीइंस्टेटमेंट वैल्यू, यानी इस बिल्डिंग को सेम उसी कंडीशन में, वापस उसी कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा लगेगा कंपनी उसका क्लेम देगी। या तीसरा है कोई एग्रीड वैल्यू, यानी मेरे पास मान लो कोई एक बहुत महंगी पेंटिंग थी जिसका एग्रीड वैल्यू इंश्योरेंस हुआ 10 लाख रुपए का, यानी अगर ये पेंटिंग चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 10 लाख रुपए देगी। यानी कोई भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी जब इशू की जाती है तो उसका क्लेम किस बेसिस पर सेटल किया जाएगा वो भी क्लियरली इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होना चाहिए। सेवंथ गाइडलाइन है दोस्तों कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट के बारे में। कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पॉलिसी का पूरा निचोड़ लिखा होता है। इस पॉलिसी के अंदर क्या कवरेज मिलेगी, क्या कवरेज नहीं मिलेगी, जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले वाली गाइडलाइन में बताए हैं वो सभी पॉइंट्स यहां पर मेंशन होंगे। हर पॉलिसी होल्डर को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट का डॉक्यूमेंट चाहे डिजिटली चाहे फिजिकली देना जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि उन्होंने पॉलिसी होल्डर को ये CIS कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट का डॉक्यूमेंट दिया है। पॉलिसी की कवरेज के साथ साथ कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट के अंदर यह भी लिखा होगा कि क्लेम का प्रोसेस क्या है, क्लेम फाइल कैसे करना है, क्लेम इंटीमेशन कैसे करना है, अगर कोई ग्रीवेंस हो जाता है, कोई अगर नाराजगी है, कोई शिकायत है इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो शिकायत जो पॉलिसी होल्डर है वो कैसे फाइल करेगा। और इसके अलावा जो बीमा लोकपाल है उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इसके अंदर होने चाहिए, यानी अगर किसी भी शिकायत का निपटारा कंपनी से नहीं हो पाता है या पॉलिसी होल्डर खुश नहीं है तो वो बीमा लोकपाल को भी अप्रोच कर सकता है। तो बीमा लोकपाल की भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट के अंदर होनी चाहिए। और फाइनली कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट अगर कोई पॉलिसी होल्डर चाहता है कि उसकी लोकल लैंग्वेज में उसे मिले तो रिक्वेस्ट के ऊपर उसे लोकल लैंग्वेज में भी इशू किया जा सकता है। 8वीं गाइडलाइन है दोस्तों जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज की कैंसिलेशन को लेकर। तो IRDA कहता है कि पॉलिसी होल्डर पूरे साल में जब भी चाहे अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा सकता है। जितना टाइम पॉलिसी का इस्तेमाल का पूरे साल में से बचा हुआ है उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में उसका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। सेम इसी तरह अगर कोई फ्रॉड मामला सामने आता है, कोई फ्रॉडुलेंट केस सामने आता है तो इंश्योरेंस कंपनी भी 7 दिन का नोटिस देके कोई भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है। IRDA ने खास जोर दिया है जो गाड़ियों की मोटर इंश्योरेंस की थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी है उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कानूनी रूप से जरूरी पॉलिसी है। इंडियन रोड्स पर कोई भी गाड़ी ड्राइव करने के लिए कम से कम मिनिमम एक थर्ड पार्टी पॉलिसी होना जरूरी है। सिर्फ 2 ही ऐसे मामले हैं, 2 ही ऐसे केसेस हैं जहां पर ये थर्ड पार्टी पॉलिसी भी कैंसिल करवाई जा सकती है। पहला मामला है कि जब ये डबल पॉलिसी हो गई हो, यानी एक ही गाड़ी की 2 थर्ड पार्टी पॉलिसी इशू हो गई हैं तो एक पॉलिसी को कैंसिल करवाया जा सकता है। और दूसरा सिनेरियो है जब कभी भी कोई गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, यानी गाड़ी रोड पर ड्राइव करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो भी उस थर्ड पार्टी पॉलिसी को कैंसिल करवाया जा सकता है। अब पॉलिसी कैंसिल तो हो गई, उसके बाद रिफंड कैसे मिलेगा? पूरे साल में जितना टाइम बचा हुआ है उसके प्रोपोर्शन में रिफंड इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, अब मान लो मैंने अपनी गाड़ी की 3 साल की पॉलिसी करवाई थी लेकिन पहले साल में ही मैं ये पॉलिसी कैंसिल कर रहा हूं, तो पहले साल का तो रिफंड मुझे मिलेगा बचे हुए टाइम के हिसाब से, पूरे साल में जितने महीने बचे हुए हैं उसके अनुपात में। जो अगला, दूसरा और तीसरा
साल है जिसका रिस्क टाइम अभी शुरू ही नहीं हुआ है, उस दोनों साल का प्रीमियम मुझे पूरा का पूरा रिफंड किया जाएगा। किसी भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिलेशन की सबसे बड़ी कंडीशन यह है कि इस पॉलिसी के ऊपर कोई भी क्लेम फाइल ना किया गया हो। अगर आप क्लेम फाइल कर देते हैं उसके बाद आप इस पॉलिसी को कैंसिल नहीं करवा पाएंगे। 9th गाइडलाइन है दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर के बारे में, यानी कोई भी मोटर इंश्योरेंस का क्लेम जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है या कोई भी ऐसा क्लेम मोटर इंश्योरेंस के अलावा जिसमें नुकसान का दावा जो है क्लेम अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसमें किसी भी रजिस्टर्ड सर्वेयर का लॉस असेसमेंट के लिए एलोकेशन होना जरूरी है। यानी जो नुकसान का आकलन किया जाएगा वो किसी भी रजिस्टर्ड सर्वेयर के द्वारा ही किया जाए, और ये जो सर्वेयर एलोकेशन होगी ये रैंडम बेसिस पर की जाएगी, यानी सिस्टम के द्वारा की जाएगी। किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोला जा सकता कि आपको ये सर्वे करना है, रैंडम बेसिस पर सर्वेयर्स अपॉइंट किए जाएंगे। 10th गाइडलाइन दोस्तों सबसे जरूरी गाइडलाइन है क्योंकि ये रिलेटेड है क्लेम से। सबसे ज्यादा परेशानियां कहां होती है भाई, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी हो या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, समस्या क्लेम के टाइम ही तो आती है। क्लेम के टाइम से पैसा ना मिलना, सर्विस ना मिलना, कोऑपरेशन ना मिलना। इसलिए IRDAI ने यह कहा है कि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को क्लेम की टाइमलाइन पॉलिसी होल्डर्स को बतानी होगी, यानी टर्न अराउंड टाइम बताना होगा, कितने टाइम के अंदर वो क्लेम में कौन सा काम करेंगे। कोई भी क्लेम इंटीमेशन होता है जब इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉल जाता है, जब क्लेम दर्ज किया जाता है, उसके 24 घंटे के अंदर सर्वेयर का एलोकेशन जरूरी है, सर्वेयर अपॉइंट हो जाना चाहिए। एक बार सर्वेयर अपॉइंट हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर सर्वेयर को लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करवानी ही होगी, और ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद अगले 7 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इस क्लेम के ऊपर डिसीजन लेना होगा। वो क्लेम रिजेक्ट करते हैं या अप्रूव करते हैं, ये पूरी टाइमलाइन रहेगी, यानी ये टर्न अराउंड टाइम है, इतने टाइम के अंदर उन्हें ये काम करना ही होगा। अगर इस टाइम से कोई डिले होता है, कोई देरी होती है, तो इसकी पेनल्टी भी इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ सकती है। अब ये जो टाइमलाइन है ये बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उन क्लेम्स में इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो मुझे लगता है स्पेसिफिकली मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को टारगेट करके बताया गया है कि इतने टाइमलाइन के अंदर हर स्टेप पर क्लेम का सेटलमेंट हो जाना चाहिए। अब एक कंडीशन बताई गई है क्लेम रेपुडिएशन यानी क्लेम रिजेक्शन से रिलेटेड। कोई भी ऐसी टर्म एंड कंडीशन जो पॉलिसी होल्डर ने ब्रीच कर दी है, यानी जिस कंडीशन को वॉयलेट कर दिया है, जिस नियम व शर्त को पॉलिसी होल्डर ने तोड़ दिया है, और इस कंडीशन के वॉयलेट होने से, इस कंडीशन के ब्रीच होने से जो नुकसान हुआ है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, ऐसे मामलों में इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम या क्लेम का कुछ हिस्सा रिजेक्ट या रेपुडिएट नहीं कर सकती। अगर कोई टर्म एंड कंडीशन ब्रीच हुई है तो उसका असर क्लेम अमाउंट पर तभी पड़ेगा जब उससे वो क्लेम का अमाउंट बढ़ रहा है या क्लेम अमाउंट के ऊपर डायरेक्टली असर हो रहा है, तभी इंश्योरेंस कंपनीज ये क्लेम रेपुडिएट पार्शियली या कंप्लीटली कर पाएंगी। अब बारी आती है डिले की, यानी कि पॉलिसी होल्डर्स कई बार डिले भी कर देते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन में या कोई जवाब देने में, और इस वजह से भी इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रेपुडिएट या रिजेक्ट कर देती हैं। अब ऐसा नहीं होगा। IRDAI ने यह कहा है कोई भी ऐसी देरी जो पॉलिसी होल्डर की तरफ से होती है और उसका डायरेक्टली असर नुकसान के अमाउंट पर, क्लेम अमाउंट पर नहीं पड़ता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रेपुडिएट या रिजेक्ट नहीं कर सकती। मेरे पास एक गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस हो गई गाड़ी की वैल्यू थी 10 लाख रुपए की। मैं डॉक्यूमेंट सबमिशन में देरी कर रहा हूं, क्यों मैं किसी इमरजेंसी में बिजी हूं या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहा हूं, डॉक्यूमेंट मुझे मिल नहीं रहे हैं, मेरी कोई भी मजबूरी है, लेकिन वो क्लेम अमाउंट क्या है, वो सेम है। मेरी देरी की वजह से वो क्लेम अमाउंट बढ़ नहीं रहा है, तो इस वजह से मेरा क्लेम रेपुडिएट या रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने देरी जो की है उसका डायरेक्टली असर क्लेम अमाउंट या नुकसान के अमाउंट पर नहीं पड़ रहा है। 11th गाइडलाइन है दोस्तों विड्रॉल ऑफ ए रिटेल प्रोडक्ट, यानी कोई भी रिटेल जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी है, अगर कंपनी उस पॉलिसी को वापस लेना चाहती है, उस प्लान को वापस लेना चाहती है, डिसकंटिन्यू करना चाहती है, पॉलिसी होल्डर को एडवांस में यानी कुछ टाइम पहले बताना होगा। अगर जिस टाइम ये प्रोडक्ट विड्रॉ किया जाता है और किसी पॉलिसी होल्डर के रिन्यूअल में 90 दिन से यानी 3 महीने से कम का टाइम बचा हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी को उस पॉलिसी को रिन्यू करना होगा, सेम कवरेज को रिन्यू करना होगा। और फाइनली जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, यानी मैंने आज पॉलिसी खरीदी 3 साल के लिए और इस दौरान इंश्योरेंस कंपनी ने ये प्रोडक्ट विड्रॉ कर लिया, तो मेरी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी, उन्हें कैंसिल नहीं किया जा सकता जब तक मैं खुद यानी पॉलिसी होल्डर खुद उस कैंसिलेशन के लिए अप्लाई ना करे। 12वीं गाइडलाइन है दोस्तों रिड्रेसल
रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ पॉलिसी होल्डर, यानी पॉलिसी होल्डर्स की जो भी शिकायतें हैं उनका निपटारा करने के लिए एक रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए। ऑनलाइन कंप्लेंट्स ली जाएं, टाइमली उनका रेजोल्यूशन हो, और कोई भी शिकायत के निपटारे का जो जवाब आएगा, रिटर्न लेटर आता है, कोई ईमेल आती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, उसके अंदर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के रिलेटेड ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। यानी मैंने कंपनी में शिकायत की लेकिन मैं कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, तो मुझे अब किस इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कॉन्टैक्ट करना चाहिए, कहां पर अपनी बात रखनी चाहिए, वो डिटेल्स खुद इंश्योरेंस कंपनी अपने जवाब में हमें देंगी। 13th गाइडलाइन है दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओम्बड्समैन अवार्ड, यानी जब इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर बात चली जाती है, वो हमारी शिकायत का निपटारा नहीं करते हैं, तो हम कहां जाते हैं, बीमा लोकपाल में। वहां पर जाने के बाद हमारी बात सुनी जाती है और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑफिस जो है वो ये कहते हैं कि पॉलिसी होल्डर को इतने अमाउंट का क्लेम मिलना चाहिए। ये अवार्ड रिसीव करने के बाद इंश्योरेंस कंपनीज को अगले 30 दिन के अंदर ये जो फंड्स हैं, क्लेम अमाउंट है, वो पॉलिसी होल्डर को ट्रांसफर करना होगा। अगर अवार्ड रिसीव करने के 30 दिन के अंदर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद पर डे 5,000 रुपए की पेनल्टी इंश्योरेंस कंपनी से चार्ज की जाएगी अगर वो कोई भी डिले करते हैं ओम्बड्समैन के अवार्ड को इंप्लीमेंट करने में। 14th पॉइंट है दोस्तों, मोटर और होम ओनर जो फायर इंश्योरेंस होता है इनको लेकर। अब देखिए, ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो जनरल इंश्योरेंस के बहुत बड़े हिस्से को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। यानी जो जनरल इंश्योरेंस में रिटेल पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके पास सबसे ज्यादा ये दो ही प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो होम इंश्योरेंस है या मोटर इंश्योरेंस है। तो इनके बारे में स्पेसिफिकली अलग अलग कुछ बातें गाइडलाइंस के तौर पर बताई गई हैं। सबसे पहले मोटर इंश्योरेंस के बारे में क्या कहा गया है वो समझ लेते हैं। पहला पॉइंट रखा है कि इंश्योरेंस कंपनीज को पे एज यू ड्राइव या पे एज यू यूज, यानी जितनी आप गाड़ी चलाएंगे, जितनी गाड़ी आप इस्तेमाल करेंगे, उसके हिसाब से पॉलिसी लेने का ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनीज को देना चाहिए, ताकि जो गाड़ियां नहीं चल रही हैं, जो रिस्क पर है ही नहीं, उनमें बिना वजह पैसे देने से पॉलिसी होल्डर बच सके। अब ऐसा नहीं है कि एक ही तराजू में आपने सभी पॉलिसी होल्डर्स को रख दिया। कोई पॉलिसी होल्डर ऐसा है जिसकी गाड़ी बहुत कम चल रही है और किसी पॉलिसी होल्डर की गाड़ी बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन दोनों एक ही अमाउंट पे कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को पे एज यू ड्राइव या पे एज यू यूज जैसी पॉलिसीज को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स को लाना चाहिए। दूसरा पॉइंट रखा है डेप्रिसिएशन कवरेज को लेकर, यानी पॉलिसी होल्डर्स को ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज ना की जाए, ज्यादा डेप्रिसिएशन ना देनी पड़े, यानी घिसावट का पैसा उनके क्लेम अमाउंट से ना कटे, इसलिए स्पेशल एड ऑन्स ऑफर किए जाने चाहिए, जैसे कि जीरो डेप्रिसिएशन जैसे एड ऑन है जो अभी ऑफर किए जा रहे हैं। तो इस तरीके के अगर कुछ और इनोवेटिव कवरेज वो ला सकते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज को वो भी लानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टोइंग एंड रोड साइड असिस्टेंस को लेकर। रोड साइड असिस्टेंस में काफी ब्रेकडाउन की सर्विसेज कवर की जाती हैं। टोइंग में ब्रेकडाउन के बाद गाड़ी को टो करके यानी कैरी करके लाया जाता है। तो इस तरह की सर्विसेज चाहे वो कैशलेस हो या रिम्बर्समेंट बेसिस हो, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को ऑफर जरूर की जाए ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी के उन्हें और ज्यादा बेनिफिट्स मिले। नेक्स्ट है साल्वेज। साल्वेज क्या होती है, मान लो मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और एक्सीडेंट के बाद जो डैमेज पार्ट्स बच गए हैं, यानी नए पार्ट तो लग गए हैं, जो टूटे हुए पार्ट्स थे, डैमेज पार्ट थे जो बच गए हैं, उसे साल्वेज कहा जाता है। अब होता क्या है, कंपनीज जो ये साल्वेज है ना, इसका खर्चा पॉलिसी होल्डर के ऊपर रख देती हैं। तो वो कहती हैं आपके क्लेम अमाउंट से हम साल्वेज का पैसा काट लेंगे और ये जो कबाड़ है, ये जो स्क्रैप है, ये आपका, आप इसे डिस्पोज कीजिए। IRDA ये कहता है कि पॉलिसी होल्डर को पूरा अमाउंट मिलना चाहिए। अगर वो एग्री करते हैं साल्वेज का अमाउंट एडजस्ट करने के लिए तो वो कर सकते हैं, नहीं तो साल्वेज को डिस्पोज करना ये इंश्योरेंस कंपनीज की जिम्मेवारी है। पॉलिसी होल्डर्स के ऊपर इसका कोई भी बर्डन नहीं आना चाहिए। एड-ऑन्स के बारे में IRDA ने गाइडलाइंस दी है कि जो भी एड-ऑन्स किसी भी पॉलिसी में लिए जाते हैं, एड-ऑन्स वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी के अलावा हम कवरेजेस लेते हैं, तो उन एड-ऑन्स का प्रीमियम, जो प्रीमियम की टेबल है जहां हर कवरेज के पैसे प्रीमियम मेंशन किया जाता है, तो वहां पर हर एड-ऑन को स्पेसिफिकली अलग से मेंशन किया जाना चाहिए और उसके सामने उनका अमाउंट भी लिखा हो कि किस एड-ऑन के लिए कितने पैसे इस पॉलिसी में चार्ज किए गए हैं। IDV यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू में IRDA ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज को क्लियरली अपनी IDV डिफाइन करनी चाहिए, वो किस रेट से डेप्रिशिएट यानी कम होगी वो भी बताना चाहिए, और कोई नुकसान होने पर IDV की भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी को करनी चाहिए किसी भी क्लेम के दौरान। अब मोटर इंश्योरेंस के बाद होम ओनर जो इंश्योरेंस है, यानी जो फायर इंश्योरेंस है, उसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ गाइडलाइंस IRDA ने दी है, वो समझ लेते हैं क्या है। पहली गाइडलाइन तो IRDA ये कहता है कि फायर के लिए तो एटलीस्ट जो प्रॉपर्टी है जिसके लिए ये पॉलिसी ली गई है उसमें कवरेज होनी ही चाहिए। अब खाली ऐसा नहीं कि बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग हो चाहे वो घर की बिल्डिंग है, इसके अलावा घर के अंदर रखा सामान यानी कि कंटेंट्स हैं,
फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, फायर का कवरेज इस पॉलिसी के अंदर इन सभी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी में होना चाहिए, यानी कंपनीज को ऑफर करना चाहिए। अगर कोई पॉलिसी होल्डर चाहता है तो फायर के साथ साथ अर्थक्वेक, टाइकून, फ्लड यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको भी कवर कर सकता है। इसके अलावा लैंडस्लाइड, टेररिज्म, इस तरह के जो नुकसान है वो भी फायर के साथ क्लब किए जा सकते हैं, यानी इनकी कवरेज भी इसी पॉलिसी में ऐड की जा सकती है जो पॉलिसी होल्डर चाहता है। अगर कोई पॉलिसी होल्डर चाहता है कि इनमें से किसी कवरेज को हटाना है, यानी इनमें से किसी कवरेज को नहीं लेना है, तो वो भी फ्लेक्सिबल ऑप्शन पॉलिसी में होना चाहिए, ताकि बिना वजह का जिसकी कवरेज पॉलिसी होल्डर को नहीं चाहिए उसका पैसा वो पे ना करे, तो मनचाहे कवरेजेस को ऐड कर सकता है और मनचाहे कवरेजेस को इसमें से हटा भी सकता है। ऐसा ऑप्शन, ऐसा प्रावधान इंश्योरेंस कंपनीज को पॉलिसी होल्डर के लिए रखना चाहिए। 15th और लास्ट गाइडलाइन है दोस्तों, मल्टीपल पॉलिसीज इंक्लूडिंग बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि काफी सारी पॉलिसीज हैं। मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसका मैंने लोन करवाया था और मैंने उसकी 3-4 जगह से इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली। बिल्डिंग की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए है, मैंने 20-20 लाख रुपए की 5 पॉलिसी करवा ली। तो ऐसे मामले में अगर इस बिल्डिंग को कोई नुकसान हो जाता है तो कंट्रीब्यूशन क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन क्लोज ये कहता है जब एक ही एसेट की, एक ही रिस्क कवरेज की कई पॉलिसीज होती हैं तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज उस सारे नुकसान की कंट्रीब्यूशन कर देती हैं। मान लो अगर इस बिल्डिंग को नुकसान हो जाता है और अगर कंट्रीब्यूशन क्लोज एप्लीकेबल है तो हर इंश्योरेंस कंपनी, 5 इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो पांचों 4-4 लाख रुपया क्लेम देंगी, टोटल 20 लाख रुपया क्लेम दे देंगी, क्योंकि एक पॉलिसी 20 लाख रुपए की है। लेकिन यहां पर कंट्रीब्यूशन क्लोज काम नहीं करेगा। इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन देखी जाएगी, जो नुकसान हुआ है, जो रिस्क असेसमेंट है वो की जाएगी, उसके बाद ये देखा जाएगा कि रिस्क कवरेज कितना है, किस पॉलिसी के अंदर कितना कवरेज दिया गया है, और उसके बाद इस पूरे नुकसान की भरपाई मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी से की जाएगी। यानी कंट्रीब्यूशन क्लोज किसी भी बैंक या फाइनेंस्ड एसेट में जो पॉलिसी इशू की जाती है तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रॉपर्टी या कोई भी जो रिस्क है उसमें नुकसान की वैल्यूएशन की जाएगी और उसके बाद मल्टीपल पॉलिसीज से इसे कवर किया जाएगा। तो दोस्तों ये हमने समझा मास्टर सर्कुलर फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो जारी किया गया IRDAI द्वारा 11 जून 2024 को। इसके अंदर एक एक गाइडलाइन इतनी जरूरी है पॉलिसी होल्डर के लिए खासकर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज का काम करने का तरीका ऐसा है, क्लेम सेटलमेंट आप लगा लो, चाहे पॉलिसी सर्विसिंग है, कि कोई ज्यादा ध्यान इन चीजों पर नहीं दिया जाता। लेकिन अब क्योंकि IRDAI खुद सख्त होता हुआ दिख रहा है, पॉलिसी होल्डर्स को इसकी जानकारी पहले होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ गलत हो रहा है, एज पर गाइडलाइंस नहीं है, एज पर पॉलिसी कवरेज नहीं है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो वो पॉइंट आउट कर सके भाई चीज हमारी है, पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल हमें आना चाहिए। ये किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम हमारी खुद की जिम्मेवारी है। अगर इन पॉइंट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। ये वीडियो बहुत जरूरी है, तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। अगर आपके नोन में, आपकी जानकारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा इंसान है, कोई भी ऐसा आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है जिसको इस जानकारी से कुछ फायदा हो सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि जितनी अवेयरनेस होगी, जितनी जागरूकता होगी इंश्योरेंस के बारे में, उतना ही बेहतर तरीके से हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। और हम पैसे भी तो इसी बात के दे रहे हैं कि पॉलिसी खरीदें और हमें अच्छी सर्विस और अच्छा एक्सपीरियंस मिले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दें, ताकि इस तरह के जो बहुत जरूरी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।